पे है कि कौन आदमी इंडियन है या नहीं है, उसमें वो लोग तय करेंगे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर का क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्वालिफिकेशन है। सिर्फ 7 साल के रजिस्ट्रेशन पे, सिर्फ 7 साल के रजिस्ट्रेशन पे किसी भी आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल डिसाइड करने का आपको मौका दिया जाता है। और साथ में आपको एक ऑफर दिया जाता है कि 85,000 रुपये महीना आपको तब मिलेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका जब पूरा होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विदेशी घोषित करो। ये साफ साफ एक फैसला हुआ। 9 वो लोग जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर थे, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी। तो जुडिशियल सिस्टम में ये देखा जाएगा कि जज ने विटनेसेस के हिसाब से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से फैसला दिया है या कन्विक्शन कितना किया है। कन्विक्शन के हिसाब से जितने नंबर ऑफ कन्विक्शन आपके ज़्यादा होंगे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं उनका कंपनसेशन जल्लाद के जैसा हो गया है कि जल्लाद जितनी फांसी देगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा। वही हाल फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर के साथ है। अब जब ये 19 लाख लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये पूरे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में न्यूपोटिज्म हाई है। कई सारे रजिस्ट्रार की वाइफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की मेंबर हैं। कई सारे हाई कोर्ट के जजेस के परिवार के लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं। कई हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, उनके परिवार के लोग जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी आज तक, किसी कोर्ट में किसी वकील ने उनको किसी मुकदमे की सुनवाई करते हुए नहीं देखा, वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं। ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के लोग 19,67,000 लोगों के भविष्य का फैसला करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इन फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के ऑपरेशन पर है। दूसरा सवाल यह है कि जिस एनआरसी की बात पूरे देश में करी जा रही है वो सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि लोगों को ये लगता है कि एनआरसी मुसलमानों को ठीक करने का कोई एक नया टूल है। उनको ये समझना चाहिए कि एनआरसी में मुसलमानों के भी नाम गायब हुए हैं। अगर बंगाली मुसलमानों के नाम गायब हुए हैं तो बंगाली हिंदुओं के भी नाम गायब हुए हैं। उसमें नेपाली गोरखाओं के भी नाम गायब हुए हैं और उसमें असमिया बोलने वाले लोग भी कुछ गए हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई आदमी आ गया है, कोई आदमी नहीं आया है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कल उत्तर प्रदेश में कांग्रेचुलेट किया था वहाँ के लोगों सरकार को एनआरसी कराने के लिए, या खट्टर साहब जिन्होंने कल कहा था कि हम हरियाणा में एनआरसी कराएंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि एनआरसी में 95% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले हैं जो अपने डॉक्यूमेंट, अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके। उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम प्ले करने का कोई चीज़ नहीं है। आपको उन लोगों की मनोस्थिति समझनी पड़ेगी जिनके खुद के नाम एनआरसी की लिस्ट में गायब हो गए और वो अपने लिए डिटेंशन सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि डिटेंशन सेंटर में हमको जाना है। जब हमारे हम लोगों ने उनसे बात करी, जो एक सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर जिसके बारे में आसाम के उस इंजीनियर ने कहा कि दुनिया में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर हैं, एक अमेरिका में है और एक हम बना रहे हैं। उस पर वो गर्व करते हुए बता रहे थे। वहीं पास में जो खड़ी हुई मजदूर औरतें थी वो डर के बता रही थी कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं हमारा काम नहीं चला जाए। वो अपने लिए खुद जेल का निर्माण कर रही हैं। इस प्रकार के विकसित भारत में हम रह रहे हैं। और 85,000 रुपये और एक गाड़ी के प्रलोभन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है विदेशी डिक्लेयर किया जाए, इस तरह के फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का मोडस ऑपरेंडी है। उनका जो मॉडलिटीज है काम करने का कि मैक्सिमम पनिशमेंट हम देंगे तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये कानून का अपने आप में मजाक है। दूसरी बात, इस समय पूरे आसाम में 100 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स कहे जा रहे हैं, केवल 86 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑपरेशनल हैं। 86 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑपरेशनल हैं। एक फॉरेन ट्रिब्यूनल एवरेज 64 के आसपास जजमेंट डिलीवर करता है। अभी ये कहा जा रहा है कि हम 100 और बनाएंगे। अगर 200 और बनाते हैं तो केवल फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में 19 लाख केसेस को पूरे करने के लिए एवरेज 150 साल लगेंगे। तो 150 साल वो जो 19 लाख लोग कभी कैंप का इंतजार करेंगे या आपके फॉरेन ट्रिब्यूनल का इंतजार करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इस बात पे कहती है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन आपने उस आदमी के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो भूख से मर रहा है, जिसको खाना में असर नहीं हुआ और उसका एनआरसी में नाम इसलिए नहीं आ पाया लिस्ट में क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या उसके पास वो पेपर नहीं थे, वो
माइग्रेंट लेबर था, माइग्रेंट लेबर विद इन स्टेट था, रहने वाला वो बरपेटा का था, नौकरी वो तेजपुर में कर रहा था, रहने वाला जो है गोलाघाट का था, नौकरी वो गुवाहाटी में कर रहा था, तो उसके पास गुवाहाटी का डॉक्यूमेंट नहीं था। आप उसको राइट टू फूड का राइट नहीं दिला सके, राइट टू एजुकेशन का राइट नहीं दिला सके, लेकिन आपने इंडियन प्रूफ करने का बर्डन उसके कंधे पे डाल दिया कि वो साबित करे कि वो इंडियन है या नहीं। ये स्थिति है। 19 लाख लोग किसी प्रदेश के अंदर जिसकी सिर्फ 3.5 करोड़ 36 लाख की पॉपुलेशन हो, अगर 19,67,000 लोग कियोस में हो, एक परिवार में हम जिससे मिले उस परिवार में 22 लोगों के नाम, 22 लोग उस परिवार में हैं, ज्वाइंट फैमिली है, 8 लोगों के नाम आ गए, 14 लोगों के नहीं आए। एक ऐसे लोग से हम मिले जिनमें वो महिला जिसका पिता जो है वो 3 बार का एमएलए है और उसका नाम गायब कर दिया। तो जब वो उसका यही कहना था कि जब हमारा नाम चला गया तो कितने ऐसे लोग होंगे इनका नाम नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जिस तरह एनआरसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर थी हो गई, लेकिन जो काम एनआरसी में हुआ है, अगर जो हालात अभी वैसे ही फॉरेन ट्रिब्यूनल के दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप वैसा ही फॉरेन ट्रिब्यूनल के साथ डील करेंगे तो हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत तकलीफ होंगी। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जिसकी एक अपनी साख है, अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल इस तरह से कि उनको इंसेंटिव तब मिलेगा जब वो कन्विक्शन मैक्सिमम करेंगे या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जब होगा जब वो कन्विक्शन मैक्सिमम करेंगे, ये अपने आप में मॉकरी ऑफ द जस्टिस है। इसके बारे में कुछ बातचीत होनी चाहिए, यही हमारी रिपोर्ट कहती है और यही हम लोग कहते हैं। इससे बात को मैं आगे बढ़ाते हुए रवि नायर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। रवि नायर साहब डायरेक्टर हैं साउथ एशियन ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के। पूरे देश में जो लोग लगातार एक अरसे से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, रवि नायर साहब का नंबर उसमें से टॉप में गिना जाता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात